गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के बारे में जाना था और टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे थे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इस पे बहुत सवाल बनते हैं और इसी के ऊपर ये तुम्हें आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि भगवान ने वेक्टर्स को एक पावर दी है और वो क्या है कि जैसे कोई वेक्टर यहाँ पे है इस तरीके से, सपोज ये है अपना ए वेक्टर। इस वेक्टर को मैं उठा के, जैसे ये ऐसा वेक्टर है, इसको मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, किधर भी रख सकता हूँ। कंडीशन क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, इस तरफ है इस तरफ ये ऐसा डायरेक्शन चेंज ना हो, और सेकंड उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। जैसा है वैसा का वैसे मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे इस वेक्टर को उठा के मैंने ऐसा का ऐसा ही ये यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही इसको मैं ऐसा का ऐसे उठा के नीचे भी रख सकता हूँ। बस कंडीशन क्या है, डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। ये भी ए ही वेक्टर है और ये भी ए ही वेक्टर है। इसे हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी किसी भी वेक्टर को उठा के तुम अपनी कॉपी पे कहीं भी रख सकते हो। कंडीशन क्या है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो। ऐसा नहीं कि इसको उठा के यहाँ रखा तो हमने इसे ऊपर कर दिया, नहीं, जो डायरेक्शन थी वही और जो उसकी लेंथ है वो भी वैसी की वैसी रहे। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। बात समझ में आई? किसी भी वेक्टर को हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। तो इस बात को लिख भी लेते हैं। ए वेक्टर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर प्रोवाइडेड पहला इट्स डायरेक्शन शुड रिमेन सेम, उसकी डायरेक्शन वही रहनी चाहिए। सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड शुड रिमेन सेम। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। तो सर ये क्या काम आएगा, अभी अगले टॉपिक में काम आएगा। देखो अब क्या होगा बच्चों कि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड रहेगी। एक आएगी उसी का यूज़ करके दूसरी चीज़ समझ में आएगी, फिर उन दोनों का यूज़ करके तीसरी चीज़ समझ में आएगी। तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है हमें, है ना? ठीक है, सारी कहानी लिंक्ड है। चल नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है और वो क्या है, ताल से ताल मिला। यहाँ पे ताल का मतलब है टेल और दूसरी ताल का मतलब भी है टेल। तो टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला भाई। कैसे, देखो जैसे ये एक वेक्टर है और इसे मैंने बोल दिया ए, और ये ए वेक्टर है बी। मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। देखो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि 12th में जब हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत काम आती है, क्योंकि फॉर्मूले में थीटा यूज़ होता है और थीटा होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर बच्चे को यही नहीं पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है तो फिर वो चक्कर पड़ जाता है। इसीलिए तो 11th इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या बोला, दोनों की टेल से टेल मिला दो। किसी भी वेक्टर की ये टेल होती है, ये हेड होता है, ये टेल होती है, ये हेड होता है। तो या तो तुम इसे उठा के इसे पैरेलली शिफ्ट करके इस पे रख दो, या फिर तुम इसे उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये मैंने क्या किया कि ए को तो ऐसा का ऐसे ही रहने दिया
और बी को यहाँ से उठाया, डायरेक्शन सेम रखी और इसकी टेल को इसकी टेल से मिला दिया, इसकी टेल को इसकी टेल से मिला दिया, तो ये आ गया बी। अब ये जो दो एंगल बन रहे हैं देखो, एक तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, तो जो छोटा वाला एंगल है वो कहलाता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। बात समझ में आई? कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, कैसे निकालना है? दोनों की टेल से टेल मिला दो, टेल से टेल मिला दो या हेड से हेड मिला दो। हेड से हेड हम कभी नहीं मिलाते हैं, हेड से हेड कभी भी नहीं मिलाते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, कभी कभी वो हेड से हेड मिला के दे देता है, तो फिर जो एंगल है वही थीटा है, ठीक है ना। हम हमेशा क्या मिलाएंगे? टेल से टेल मिलाएंगे, तो टेल से टेल मिलाएंगे, फिर जो एंगल आया छोटा वाला वही एंगल होगा बिटवीन दो वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, दोनों की टेल से टेल मिला दिया, जो एंगल आएगा वही उनके बीच का एंगल है। समझ में आई बात? नोट कर लो। अब मेरे सवाल आएंगे भाई, ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर ये रहा, यह है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे कितना होगा भाई? यहाँ पे कितना होगा एंगल? सर दोनों की टेल से टेल मिलानी है, टेल से टेल तो मिली हुई है, तो फिर जो छोटा एंगल है वही है, तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, डिंग डिडिंग, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है ए और ये है बी। बताओ बताओ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री, हाँ या ना? 30 हो जाएगा? नहीं, ये ही तो खेल है, हमें दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलानी है। यहाँ पे तो देखो टेल से टेल मिल रही थी, यहाँ मिल रही है कि नहीं सर? यहाँ तो इसके हेड से इसके टेल मिल रही है, तो फिर क्या करें? तो फिर इस बी को यहाँ से उठा के, इस बी को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, इसकी टेल को यहाँ रखनी पड़ेगी। तो सर ए तो ऐसा का ऐसे बना दिया और बी यहाँ था ना, यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दिया, तो अब ये जो एंगल बन रहा है ये होगा थीटा। तो ये कितना था? ये था 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री है, टोटल है अपना कुछ टोटल है 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी कि इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। तो क्या आंसर होगा? 150 विल बी द आंसर। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक है, दोनों की टेल से टेल मिलाएंगे, फिर जो एंगल आया वो होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, यही है इसमें खास बात, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, देखें कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंग डिंग, ये एंगल दे रखा, ये है ए और ये है बी और ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तुम्हें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जल्दी से वीडियो पॉज करके खुद से निकाल के बताओ कितना आ रहा है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अच्छा, जब भी मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तो ट्राई करना है ना, ऐसा नहीं कि सर बता ही देंगे। जितना ज़्यादा तुम खुद से ट्राई करके सीखोगे, मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम सही आंसर दो, मेरी बस ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम ट्राई करो खुद से, चाहे गलत ट्राई करो। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, फिर तो सीखोगे। साइकिल भी तो गिर गिर के सीखते हैं।
अब तुम क्या करते हो, डायरेक्ट बिना करे देख लेते हो, तो फिर तुम नहीं सीख पाओगे, इसलिए ट्राई करो और बताओ कितना आएगा भाई। थर्ड पार्ट, क्या यहाँ पे टेल से टेल मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर इस ए को उठाओ और इसकी टेल को इसकी टेल पे रखें। तो ये रहा अपना बी, किसी को भी उठा सकते हो, ये ए ऐसा का ऐसा था, इसे मैंने उठा के इसे ऊपर रख दिया। तो ये वाला जो एंगल होगा अब ये है हमारा थीटा। अब हमें पता है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 और ये पूरा कितना है, लीनियर पेयर 180। तो फिर थीटा कितना हो जाएगा 60। 180 माइनस 120 कितना हो गया 60, क्योंकि दोनों को मिला के 180 बनना है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ठीक है ना, नोट कर लो। अगर हम B को उठा के इसकी टेल पे रख देते तो क्या होता सर? देखो, अगर तुमने B को उठा के इसकी टेल पे रख दिया तो B यहाँ पे आ जाता, ये हो जाता अपना B और ये एंगल हो जाता। तो ये भी तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। एक ही पैरेललोग्राम ही तो बन जाएगा बच्चों। देखो इसके पैरेलल ही तो B रहेगा, जब भी तो डायरेक्शन सेम, पैरेलल शिफ्ट। तो इन दोनों एंगल का सम 180, एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो ये 120 है, तो इसे कितना होना पड़ता 60, तो भी वही आंसर आता। क्लियर है क्या बात? दोनों सेम ही तो एंगल बनेंगे बच्चों, ए और बी के बीच में ये एंगल, ए और बी के बीच में ये एंगल, आंसर फिर भी 60 ही आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से करना और बताना। ये है अपना ए और ये है अपना बी और ये एंगल है 150 डिग्री। अब बताओ कितना है? जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ट्राई किया? अब मैं बताता हूँ। देखो ए तो ये रहा, अभी दोनों के हेड से टेल टकरा रहे हैं, हमें टेल से टेल मिलानी है। तो इस बी को उठाया और यहाँ रख दिया, तो ये टेल से टेल मिल जाएगी। बी को उठाया यहाँ रख दिया, तो यहाँ था पहले बी, अब यहाँ आ जाएगा। तो बी ये एंगल था 150, ये पूरा लीनियर पेयर, तो ये कितना हो जाएगा सर? 180 में से 150 हटा दो तो कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है क्या? नोट कर लो। नेक्स्ट पार्ट, डिचकू एंड डिचकू, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये है ए, ये है बी। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा? वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे। कितना होगा भाई? हेड से हेड मिल रहे हैं, टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ। तो हेड से हेड मिल रहा है तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। और अगर तुम्हें फील नहीं आ रही है तो तुम कर सकते हो कि सर इस ए को उठा के यहाँ रख दो और इस बी को भी उठा के यहाँ रख दो, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो भी 60 डिग्री आएगा। तो हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले, सेम चीज़ है। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें तो हर बार टेल से टेल ही मिलानी है, लेकिन अगर उसने हेड से हेड मिला के दे दिया तो वो ही अपना थीटा होगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है, नोट कर लो। चलो अब एक शानदार सा क्वेश्चन तुम करके बताना मुझे, और आंसर कमेंट में लिखना। डिंग डिंग डिंग। क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इन तीनों के बीच के एंगल आपको निकालने हैं। और फोटो क्या दे रखा है? फोटो ये है भाई, ये है अपना ए वेक्टर, ये यहाँ कहीं है बी वेक्टर, और ऐसा ये हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ 60 डिग्री बना के बैठा है सी वेक्टर। हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ 60 डिग्री बना के बैठा है सी वेक्टर। अब
इनके बीच में एंगल बताना है, ए और बी के बीच में, बी और सी, और ए और सी के बीच में। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें आंसर। तुम्हारा काम है सॉल्व करो, क्या करना है, टेल से टेल मिलानी है और आंसर बताना है, टेल से टेल मिलानी है और एंगल बताना है। क्लियर है क्या बात? आंसर को कमेंट में लिखना है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसे, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये कभी तुम्हारे पीछे छोड़ेंगे ही नहीं, बहुत ध्यान से समझना है इन्हें इसीलिए, और मज़ेदार बना देंगे अपनी फिजिक्स को। टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करना है अब हमें। ठीक है, अब समझते हैं। देखो जैसे डिंग डिडिंग, एक ही बॉडी है जिसका मास है 5 kg, इसे एक बंदा इस तरफ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, एक लगा रहा है ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का। तो बताओ ये किधर जाएगी, बताओ किस तरफ जाएगी? एक इसे इधर खींच रहा है, एक इसे इस तरफ खींच रहा है, तो क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी कि सर इधर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी? देखो आगे भी जा रही है और ऊपर भी जाती जा रही है। यानी कि इन दोनों फोर्स को जब हमने ऐड करा, इन दोनों फोर्स को जब ऐड करा तो कितना आंसर आना चाहिए था? सर आना तो चाहिए था 20, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बचपन से हम एडिशन पढ़ते जा रहे हैं वो वेक्टर्स में अप्लाई नहीं होता है, वेक्टर्स में नया तरीका सीखते हैं हम, एकदम नया तरीका अप्लाई होगा। क्योंकि देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो जो दोनों को ऐड करा तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया, अपना नेट फोर्स आया, वो इस तरफ आया, और वो आता है बच्चों 10√2, यानी कि अराउंड 14 न्यूटन का। 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को ऐड करा और कितना आया? 14 न्यूटन। वेक्टर्स में एडिशन की कहानी अलग होती है। कैसे करेंगे वेक्टर्स में एडिशन, चलो समझते हैं। एक लॉ है बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये है वेक्टर एडिशन का लॉ, जिसकी मदद से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। सर कैसे ऐड करेंगे, चलो समझते हैं। सपोज मुझे एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी, ठीक है ना। नीचे वाले को ए मान लेते हैं, ऊपर वाले को बी मान लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड अगर करना है, बहुत ध्यान सुनना, एक बार में समझ में आएगा, बहुत ईजी सी चीज़ है। इन दोनों को ऐड करना है, सबसे पहले दोनों की टेल से टेल मिला दो। जो अभी अपन ने सीखा, सर ए को उठा के वहाँ रख दिया, तो ये हो गया अपना बी और ये आ गया ए। अब इन्हें मान लो कि ये एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, अपन को पैरेललोग्राम पूरा करना है, यानी कि इसके पैरेलल यहाँ से निकाल दिया, और इसके पैरेलल तो ये यहाँ से निकाल दिया, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया, क्या किया देखो, दोनों की टेल से टेल मिलाई, इसके पैरेलल ऊपर से निकाल दिया, इसके पैरेलल यहाँ से निकाल दिया। थोड़ा और अच्छे से निकाल देते हैं। निंग 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 निंग, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये जो पैरेललोग्राम बना, इसकी डायगोनल ले लो यहाँ से, इन दोनों का जो टेल का जॉइनिंग पॉइंट था, यहाँ से इस पैरेललोग्राम की ये जो डायगोनल होगी ना बच्चों, इसका हेड इस तरफ, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा, जब दो वेक्टर ए और बी को मैंने ऐड करा तो आंसर आएगा एक तीसरा वेक्टर, उसे हम बोलते हैं बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, इसी को हम बोलते हैं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो दोनों की टेल से टेल मिलाओ, पैरेललोग्राम पूरा करो, और उसकी जो ये वाली डायगोनल होगी वो होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। टेल कहाँ पे होगी? जब दोनों की टेल और हेड दूसरी तरफ।
ये होगा अपने रिजल्टेंट। दो वेक्टर को ऐड करा तो ये वाला वेक्टर आंसर में आया। सर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ होगा। तो इस a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि इस r वेक्टर का, तो इस r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, तो r एरो हटा दो या फिर अपन ऐसे लिख दें r का मैग्नीट्यूड, यानी कि a और b वेक्टर को जब जोड़ा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा। हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था कि सर a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, लेकिन ये नहीं आता है बच्चों। वेक्टर में कहानी अलग चलती है। इनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आता है वो आता है रूट ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा उसका कोस, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आई बात? ठीक है। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर आया बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। a क्या है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। b क्या है? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल। तो ये लिखते हैं हम, a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। b क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a एंड b। देखो मैं तुम्हें बताया था ना, सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। पैरेलल शिफ्ट से पहले इन दोनों को मिलाया, फिर हमने सीखा था एंगल बिटवीन द वेक्टर, वहाँ से हमने थीटा निकाला। फिर अब सीख रहे हैं कि भाई कैसे पैरेललोग्राम पूरा करो, और ये जो होगा ये a प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। समझ में आई बात? और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आई बात? नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों। सर ये कहाँ से आया, कहाँ से आया? देखो अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी नहीं पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी के सर ये कहाँ से आ गया, तो उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया। नोट कर लिया? चाहो तो लिखना, चाहो तो मत लिखना। देखो एक वेक्टर a, दूसरा वेक्टर b, इसकी जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? a है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वही तो इसकी लेंथ है, ऐसे ही इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लेंथ है। अब अपन ने बना लिया एक पैरेललोग्राम, और ये एंगल क्या है? थीटा है बच्चों। ठीक है, तो ये a है तो ये वाली साइड भी a, ये b है तो ये वाली भी b, और ये होगा अपना रिजल्टेंट, ये है अपना r। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, मुझे किसकी लेंथ निकालनी है? इस r की। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस a को और आगे बढ़ा दो, इस वाली लाइन को, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। तो अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा तुम्हें बच्चों, डिंग डिंग डिंग, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा। इसकी हाइपोटेनियस है r, अपन को r ही तो निकालना है। तो देखो ये इतना तो हो गया a, इतना तो हो गया a, ये वाली साइड है अपनी b, और ये एंगल था थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी होगा थीटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ या ना? अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो बच्चों, इस छोटे वाले में ये जो दिख रहा है ना ये वाला, तो इसमें मुझे हाइपोटेनियस पता है b, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और बेस निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? b है। तो b इधर चला गया तो बेस कितना आ जाएगा बच्चों? b कोस थीटा, यानी कि ये वाली साइड कितनी हो गई? b कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? b साइन थीटा, यानी कि ये लेंथ हो गई b साइन थीटा और ये हो गई b कॉस थीटा। अब
ये बी कोस थीटा हो गई, बी साइन थीटा। अब ये हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है ना, इसे लिख लो किसी कॉपी के कोने में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। और ये एच हमें दे रखा है, तो ये वाली साइड हो जाती है एच कोस थीटा और थीटा के सामने वाली हो जाती है एच साइन थीटा। अगर हमें ये वाला एंगल थीटा दिया होता तो थीटा वाली साइड हो जाती है एच कोस थीटा और थीटा के सामने वाली हो जाती है एच साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाइपोटेनस दी है तो बेस हो जाएगा एच कोस थीटा, ये हो जाएगा एच साइन थीटा। ऐसी थीटा वाली साइड एच कोस थीटा, उसके थीटा के सामने वाली एच साइन थीटा। तो ये हमें बी पता था, तो ये हो गया बी कोस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। अब हो गया अपना काम। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो अपना बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मुझे बेस पता चल गया। बेस कितना है सर? बेस है ए प्लस बी कोस थीटा, इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ, ए प्लस बी कोस थीटा। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा। और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस है आर। हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो प्लस 2ab कोस थीटा। ये विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ, प्लस 2ab कोस थीटा। तो अब देखो यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बचा? 2ab कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। तो क्या आ गया? आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आया? ठीक है, कोई काम का नहीं है डेरिवेशन, बस एक क्यूरियोसिटी कि भाई कैसे आया ये फॉर्मूला, इसलिए तुम्हें बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा। तुम्हें बस ये याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। क्वेश्चन 1, एक वेक्टर है इस तरफ 5 मैग्नीट्यूड का, एक वेक्टर है इस तरफ 5 मैग्नीट्यूड का, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो मैं पूछता हूँ, जैसे ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्या होगा सर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हमें पता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब इसमें ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये हो गया कोस 60। थीटा दोनों की टेल से टेल मिली हुई है ना, तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ए का मैग्नीट्यूड कितना था? 5, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना था? 5। रख दी वैल्यू तो रखनी थी। तो आंसर आ गया रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस ये हो गया 50, 5 5 जा 25, 2 जा 50 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2। याद रखनी है वो जो टेबल पड़ी थी, साइन कॉस 0 30 60 45 90, वो वाली टेबल याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और नहीं है तो अब कर लेना, ठीक है, करनी है, थोड़ा सी देर लगेगी, याद हो जाएगी।
तो देखो 25 प्लस 25 प्लस ये भी हो गया 25, तो ये आ जाएगा √75। अब इसमें से अगर हम 25 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 5√3। यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर आ गया 5√3। जब दो वेक्टर 5 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 10 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 5√3। समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये है बच्चों, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और ये एंगल है 90 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का है 4। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसे करके दिखाना और आंसर कमेंट में लिखना। 2 होमवर्क दिए हैं मैंने, ट्राई करना। आज इतना ही पढ़ेंगे, चलो बाय।